हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड की दूसरी क्लास में आए हैं। पहली क्लास का वीडियो यूट्यूब पे पाइनियर इंग्लिश एकेडमी लिंक पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो नाउन है उसके जो टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आपको ये याद होगा, अगर किसी ने ये वीडियो मिस किया है तो आप YouTube पे जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिए। अब हम देखिए, प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी का नाम होता है, व्यक्ति या वस्तु स्थान का। कॉमन नाउन जो सबके लिए कॉमन होता है, 2, 4, 10 जितने ज्यादा भी लोग हों, वस्तुएं हो, स्थान हो, उनके लिए जो कॉमन उनमें क्वालिटी होती है उसका नाम होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो लोगों का समूह होता है या वस्तुओं का, व्यक्तियों का समूह होता है, उसका एक अगर नाम है, जैसे क्लास है, मॉब है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनमें हम भावदशाओं को, मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं, जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो किसी मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉटन हो गया, रबर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ये मैंने कल आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था। अब आइए हम आगे की बात करते हैं। नाउन में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में, वो अपना टॉपिक है जेंडर। देखिए, जेंडर जो है वो जेंडर का मतलब लिंग। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं उसकी अभी अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए, जेंडर, ठीक है, ये जेंडर की हम बात करने जा रहे हैं। जेंडर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। There was a man and a woman, both of them became teachers. They taught students who were either male or female. एक महिला और एक पुरुष टीचर थे, और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनमें बॉयज भी थी, गर्ल्स भी थी, but they also had to be constantly in touch with books which were neither male nor female. अब देखिए, इसमें टीचर है। अब आप 3 कुछ वर्ड्स आए, उनको ध्यान से समझना। एक तो मैन आया है, एक वुमेन आया है, एक टीचर आया है और एक बुक आया है। अब इसी से अपने को पता चलेगा, इन्हीं वर्ड से हमें समझना है कि जेंडर इनका हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, अब हम रूल की बात कर लेते हैं। Now a noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. Male animal, अब आप कह सकते हो कि सर इंसान तो एनिमल नहीं होता है, लेकिन एनिमल कैटेगरी हम बता रहे हैं कि एनिमल, जैसे ह्यूमन बीइंग को एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें ह्यूमन बीइंग भी एक है। तो जो मेल जिससे हमें पता लगता है, यानी पुरुष, उसे हम कौन सा जेंडर कहते हैं? उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नाम आपको याद रहेगा, मैस्कुलिन जेंडर। अब इसका एग्जांपल है मैन, बॉय, जैसे आदमी, पुरुष, बॉय यानी लड़का। तो इनसे हमें किसका पता चल रहा है? इनसे हमें मैस्कुलिन का, पुरुष का पता चल रहा है। तो इस तरह से जिससे हमें पुरुष का पता चलता है, जिस शब्द से, वो क्या होता है? वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये अपने मैस्कुलिन जेंडर की हमने बात की।
A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. साथ ही जिससे हमें महिला का पता चलता है, महिला होने का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुरुष के लिए, फेमिनिन जेंडर स्त्री के लिए। जैसे इसके एग्जांपल है वुमन, गर्ल। A noun that denotes either a male or a female। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Either a male or a female is said to be common gender। कॉमन हो गया ना, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अब वो कौन से हैं? टीचर, स्टूडेंट। एक टीचर, अब मैं आपको कहूं कि हमारे स्कूल में एक टीचर है, तो क्या आप बता सकते हैं वो टीचर मेल है या फीमेल है? नहीं बता सकते। मैं कहूं कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, आप बता सकते हैं कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं? क्योंकि स्टूडेंट से हमें कोई पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। डॉक्टर, टीचर, है ना, स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स हैं जिनसे हमें दोनों का ही पता चलता है, दोनों हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ नीदर मेल नॉर फीमेल। अब जो दोनों हो सकता है वो तो कॉमन जेंडर है, और जो दोनों ही नहीं हो सकता है, यानी जो न तो मेल हो सकता है न फीमेल हो सकता है, उसमें जान ही नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है ना। न्यूट्रल होता है ना, जिसमें न तो इधर न उधर, दोनों तरफ नहीं है, न पुरुष है न स्त्री है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे इसका एग्जांपल है बुक। अब किताब है, तो अब देखिए एक थोड़ा सा एक इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एक टीचर थे, वो आसाम में पढ़ाते थे, तो आसाम में वो एक अंग्रेज उनका मैनेजर था। एक मजेदार बात बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा आपको सुन के। वो अंग्रेज जो मैनेजर था, उसने कहा कि मुझे हिंदी सिखाइए। अब वो उस मैनेजर को हिंदी सिखाने जाते थे। अब उस मैनेजर ने ए आ ई ई उ ऊ सारी मात्राएं सीख ली, शब्द बनाना सीख गया, वाक्य बनाना सीख गया, सब सीख गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई उसको? जेंडर में। लिंग, जेंडर का टॉपिक आया, वहां पे उसको प्रॉब्लम आ गई। अब आप बता सकते हैं क्यों प्रॉब्लम उसे इसलिए आई? क्योंकि हिंदी में हम हर निर्जीव चीज को भी और उसका जेंडर डिसाइड कर देते हैं। अब किताब पढ़ी है, रजिस्टर पढ़ा है। अब देखिए अंग्रेज ये समझ पाएगा क्या? क्योंकि उसके लिए बुक और रजिस्टर बोथ आर न्यूट्रल जेंडर। अंग्रेज के लिए दोनों न्यूट्रल जेंडर हैं, इसलिए वो नहीं समझ सकते। अब आप देखिए कितनी सारी निर्जीव चीजें हैं हमारे लिए, तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इनएडवर्टेंटली, विदाउट नोविंगली, यू यूज जेंडर फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, दोज थिंग्स दैट आर लाइफलेस थिंग्स। जैसे पंखा चल रहा है, घड़ी, बताइए, घड़ी चल रही है। चलिए, टेबल पड़ी है, कुर्सी पड़ी है, गिलास पड़ा है ना। इंटरेस्टिंग, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। इंग्लिश में इन चीजों को न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं। तो ये न्यूट्रल जेंडर की चीजें हैं, इनका जेंडर इंग्लिश में नहीं होता है। जो निर्जीव चीजें हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब हमने जेंडर के बारे में बात की। हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिससे पुरुष का पता चलता है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिससे स्त्री का पता चलता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो दोनों के लिए काम आता है, पुरुष और स्त्री के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रोफेशन के नाम होते हैं ना, टीचर होता है, डॉक्टर होता है, ड्राइवर होता है ना। तो ये जो प्रोफेशंस के नाम हैं जिनसे हमें किसी पर्टिकुलर का पता नहीं चलता कि आदमी है औरत है, उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। और जिनका कोई जेंडर ही नहीं है, निर्जीव चीजें, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। इट्स क्लियर? ओके, चलिए।
अब एक बात आगे हम कर लेते हैं थोड़ी सी रूल की। दिस इज अ रूल, collective nouns even when they denote living beings are considered to the neuter gender। याद रखने वाली बात है। कलेक्टिव नाउन कल हमने पढ़े थे। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो समूह के लिए काम में आते हैं। एक समूह विशेष जिसका हमने एक नाम रख दिया, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं उसका हमने नाम रख दिया क्लास। एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हमने नाम दे दिया मॉब, हमने कह दिया क्राउड। ठीक है, एक सैनिक बहुत सारे हैं हमने कह दिया ये आर्मी है। ठीक है, जज खड़े हुए हैं बहुत सारे हमने कह दिया बैठे हुए हैं हमने कह दिया ये जूरी है। क्रिकेट के खिलाड़ी खड़े हुए हैं हमने कह दिया ये टीम है। ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब कलेक्टिव नाउन चाहे वो लिविंग चीज के लिए ही क्यों नहीं आए, लेकिन उनका जेंडर न्यूट्रल ही माना जाता है ना, इंपॉर्टेंट। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे हम। देवी प्रसाद घोष had a herd of cows. He kept a herdsman to look after her. अब देखिए यहां पे हमने जो कलेक्टिव नाउन यूज किया है वो कौन सा है बता सकते हैं आप? यहाँ पे हर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, कल दिखाया भी था मैंने आपको, पशुओं के झुंड को कहते हैं। अब हर्ड जो है काउज का, पशुओं का, गायों का झुंड है। तो देवी प्रसाद के पास गायों का एक झुंड है और वो एक ग्वाला रखता है उनकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब हर्ड्समैन किसकी देखभाल करता है? हर्ड की। अब जो हर्ड है वो काउज से मिलकर के बना है और काउज क्या है? फीमेल है। तो यहाँ पे फीमेल के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनका जेंडर क्या मानना चाहिए? फीमेल। लेकिन इसलिए हम क्या सोचेंगे कि हर्ड जो है वो फेमिनिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्ड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हर्ड को हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करेंगे, फेमिनिन जेंडर में नहीं काउंट करेंगे। याद रखने की बात है ये, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए अब आप देखिए न्यूट्रल जेंडर को हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो करेक्ट क्या होगा? देवी प्रसाद घोष had a herd of cows. He kept a herdsman to look after it. herdsman को उन्होंने रखा हुआ था, यहाँ पे हर्ड के लिए आया है। देवी प्रसाद घोष के पास गायों का एक झुंड है, उन्होंने उनकी देखभाल के लिए एक ग्वाला रखा है। उनकी देखभाल, तो यहाँ उनकी के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा, न कि हर। ठीक है ना? ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बता दूं मैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप कंपटीशन दो बैंक का, चाहे आप कोई और हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का दे रहे हो, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। नोट कर लीजिए आप, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, है ना? एम आई राइट? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा रूल एक और यहां पे हम बात कर लेते हैं, रूल नंबर सेकंड। यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में न्यूट्रल जेंडर में थोड़ा फर्क है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, और जो एनिमल होते हैं उनको भी न्यूट्रल जेंडर में ही काउंट करते हैं, छोटे बच्चों को। और छोटे छोटे जो पशु होते हैं, पशुओं के बच्चे समझ लीजिए आप, उनको भी न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। देखिए द बेबी लव्स हिज टॉयज। एग्जांपल देखिए कितना अच्छा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो अलग बात है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। आप लोग बहुत
ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ पहुंचा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इनसे बेनिफिट उठा सकें। द बेबी लव्स हिज टॉयज, यहां पे आप बता सकते हैं क्या गलती है। देखिए बेबी जो वर्ड है, बेबी ये जो वर्ड है यहां पे वो क्या है, बेबी का मतलब होता है बहुत छोटा बच्चा। तो यहां पे हमने इसके साथ जो हिज का यूज किया है, द बेबी लव्स हिज टॉयज। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि बेबी को हम न तो मेल मान सकते हैं न फीमेल मान सकते हैं, छोटा बच्चा है। अब मोस्टली छोटे बच्चों को मेल या फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, तो यहां पे इस केस में सही क्या होगा, द बेबी लव्स इट्स टॉयज, यहां हिज गलत होगा, द बेबी लव्स हिज रॉन्ग होगा, इट्स टॉयज सही होगा। तो ये है ना, ये भी एक अच्छा रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया एग्जांपल आप लोगों के लिए है। यस, द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। देखिए सेंटेंसेस बहुत अच्छे अच्छे मैं इसलिए आप लोगों को बताता रहता हूं क्योंकि आपकी ग्रामर, स्पोकन लिटरेचर, वोकैबुलरी साथ साथ अच्छी होती रहे। माउस लॉस्ट इट्स टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। पाउंस का मतलब होता है झपटना। जब बिल्ली झपटी तो चूहे ने अपनी पूंछ जो है वो गंवा दी। उसकी पूंछ या तो बिल्ली ने झपट ली या वो कट गई, ठीक है। तो माउस लॉस्ट हिज टेल, अब यहां आप बता सकते हैं क्या गलत है। अब यहां पे देखिए माउस जो है, जो लोअर एनिमल्स हैं वो मेल और फीमेल। अब यहाँ पे अपन माउस बोलते हैं तो हम ये नहीं देखते वो चूहा है या चूहिया है ना, देख करके थोड़ा ना बोल रहे हैं। घर में अपन कहते हैं बिल्ली आ गई, अब वो बिल्ली है या बिल्ला है, उसका जेंडर क्या है ये हम डिसाइड ही नहीं करते हैं, नहीं सोचते इसके बारे में, बोलते हैं बिल्ली आ गई। दूध कौन पी गया, बिल्ली आ गई, पी गई, है ना। तो ये चीजें छोटे जो एनिमल हैं उनके लिए हम जेंडर का विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे माउस के साथ हमने जो हिज लगाया है और यहाँ पे जो हिम लगाया है, ये दोनों चीजें जो हैं वो ग्रामेटिकली अनकरेक्ट होगी। तो इसका करेक्शन हम क्या करेंगे, द माउस लॉस्ट इट्स टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन इट। यहां हम उसको जेंडर अगर मेल जेंडर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हिज और हिम क्या है, मेल जेंडर है, इसलिए यहाँ पे सही क्या होगा, इट्स जो है वो सही होगा और इट सही होगा, हिम क्या होगा, गलत होगा। यस, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जिसमें आप बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और आप सीखेंगे भी। देखिए, when objects without life are personified they are considered of the masculine gender if the object is remarkable for strength and violence. Example sun, summer, winter time, death. लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप में से जितने हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि सर लिटरेचर का स्टूडेंट हूं या मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूं, लड़की लड़के जो भी आप हैं बताइए। जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, हम लिटरेचर के स्टूडेंट जानते होंगे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। यानी साहित्य में या कई बार बोलते समय भी, आम भाषा में भी हम कहते हैं निर्जीव चीजों को सजीव की तरह बोल करके कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल लिटरेचर में बहुत सारे देखने को हमें मिलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर निर्जीव चीज को हम मानवीकृत कर रहे हैं, उनका पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, तो उनको हम मैस्कुलिन मानेंगे यानी उनको पुरुष मानेंगे यदि उनके अंदर जो गुण है वो पुरुषों वाले गुण हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड
वायलेंस, पुरुषों के गुण ताकत और हिंसा। अगर ये गुण उन चीजों में हम मान रहे हैं कि हैं, तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। जैसे सन होता है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है, ये चीजें पावर को शो करती हैं। सन सूर्य पावरफुल है, समर धूप बहुत तेज है, वायलेंट है, विंटर बहुत चिलचिला बहुत ज्यादा सर्दी है, वो हमें वायलेंस के साथ हमें परेशान कर रही है, डेथ टाइम, ये सब चीजें हमें क्या लगती हैं, हमें ये मैस्कुलिन जेंडर की फील होती हैं। वैसे ही फेमिनिन जेंडर काउंट करेंगे यदि उनके अंदर ये गुण हो, कौन से, ब्यूटी और जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। यदि उन चीजों में सुंदरता है, उदारता है और उनकी गरिमा है, उनमें एक तरह का ग्रेस है यानी सरलता है, ये चीजें अगर उनमें हैं तो उनको हम मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन काउंट करेंगे। जैसे अर्थ, पृथ्वी को हम माता कहते हैं, मून चंद्रमा ब्यूटी के लिए हम जानते हैं, स्प्रिंग बसंत ऋतु सौंदर्य का प्रतीक है, नेचर मर्सी दया, इन चीजों का मानवीकरण किया जाता है। अब इनका एग्जांपल देके आप समझेंगे इनको अच्छे से, थोड़ा सा देख लीजिए। The sun came from behind the clouds and with her brilliance tore the wheel of darkness। पोएम की लाइन है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। The sun came from behind the clouds and with her brilliance tore the wheel of darkness। मीनिंग आपको मैं बताता रहूंगा। टोर जो है ये टीयर से बना है, फाड़ना, ठीक है। व्हील किसे कहते हैं, पर्दा, व्हील यानी पर्दा, ठीक है। ब्रिलियंस यानी चमक। सूर्य जो है वो बादलों के पीछे से आया और चमक से उसने अंधेरे के पर्दे को फाड़ डाला, अपनी चमक से अंधेरे के पर्दे को फाड़ डाला। अब ये कोई महिला की बात लग रही है क्या? क्या ये महिला का वर्णन लग रहा है कि उसने आई और वो अंधेरे को चीरते हुए उसने अंधेरे के पर्दे को फाड़ डाला, बादलों को चीरते हुए। अब यहाँ पे ये गुण पुरुष कैसे लग रहे हैं? तो यहाँ पे सन के लिए हमने जो यहाँ पे हर यूज किया है, यहाँ पे जो हमने हर यूज किया है, ये गलत हो गया है यहाँ पे, क्योंकि सन के अंदर हमने मैस्कुलिन गुण बताए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए कि हमें हर की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हिज लिखना चाहिए। अब आगे आप देखिए, द सन विद हिज ब्रिलियंस, यहाँ पे सही क्या होगा, हिज सही होगा, हर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल, नेचर ऑफर्स हिज लैप टू हिम दैट सीक्स इट। नेचर ऑफर्स हिज लैप टू हिम दैट सीक्स इट। प्रकृति अपनी गोद उसे देती है जो उसे ढूंढता है। प्रकृति अपनी गोद उसे देती है, प्रकृति ऑफर्स हिज लैप। यहां पे एक चीज देखिए आप, नेचर के लिए हिज। अब गोद, माता की गोद में हम सब सर रख के सोते थे बचपन में, गोद में सर रख करके सोना, तो गोद में सर रख के सोते हैं तो वो माता का गुण है। अब यहाँ पे प्रकृति के साथ हमने हिज लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, नेचर ऑफर्स हर लैप, हर लग के क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। The earth goes round the sun in 365 days. Can you calculate her speed? अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में चक्कर लगाती है। क्या आप उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं? अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, पर्सोनिफिकेशन का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया गया है और अर्थ एक वस्तु की तरह यहाँ पे आई है, न कि मानवीकरण यहाँ पे पृथ्वी का किया गया है। तो यहाँ पे एक थिंग की तरह बताया गया है, न कि एक पर्सन की तरह।
पृथ्वी को एक वस्तु की तरह बताया गया है। तो वस्तु की तरह बताया गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे न्यूटर जेंडर का यूज होगा। द अर्थ कैन यू कैलकुलेट इट्स स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, इट्स स्पीड, क्योंकि अर्थ को यहाँ पे पर्सोनिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जेंडर के बारे में हमने जो पढ़ा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। जेंडर पे कुछ मैंने आपको रूल्स भी बताए। 4 तरह के जेंडर होते हैं, कौन कौन से, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। ये याद रखने की चीज है। रूल्स जो मैंने आपको बताए वो भी आप याद रखेंगे। अगले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर। हाँ, नंबर जैसे हिंदी में हम कहते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी वैसे ही जो काउंटेबल नाउन है उनके लिए हम सिंगुलर या प्लूरल का यूज करते हैं। यदि हम बात करें, आस्क एनी चाइल्ड इफ इट नोज हाउ टू काउंट, किसी बच्चे से हम पूछेंगे गिनती सुनाओ तो वो कहेगा 1 2 3 4। तो जो नंबर है इंग्लिश के वो हम सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं, 1 एंड मोर देन 1, यानी 1 और 1 से ज्यादा। अंग्रेजी में वैसे नहीं है कि एक वचन फिर द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में सीधा है एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। तो ये नंबर के बारे में हम थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं। A noun that denotes one person or thing is said to be in singular. जिस नाउन से हमें एक पर्सन या वस्तु का पता चलता है, एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन होता है। जैसे फैन, स्टैम्प, बॉक्स, मैन, हॉर्स, ये एक वचन है क्योंकि इनसे हमें एक व्यक्ति या वस्तु का ही पता चल रहा है। A noun that denotes more than one person or thing, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे फैन का फैंस बना दिया, स्टैम्प्स हो गया, बॉक्सेस हो गया, मन हो गया, हॉर्सेस हो गया। ठीक है, तो जहां एक से ज्यादा वस्तुएं व्यक्ति हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ आर प्लूरल्स फॉर्म्ड। अब हमने बात तो कर ली कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने बता दिया कि सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ये हमें पता ही नहीं है, प्लूरल बनते कैसे हैं। हिंदी में तो हम कह देते हैं लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां। नियम है ना इस चीज का भी, लास्ट में हमने यहां लगा दिया है ना। बच्चा, बच्चे, एक ही मात्रा लगा दी है ना। अब आप पंखा, पंखे, है ना, घड़ी, घड़ियां। बहुवचन बनाने के हिंदी में भी नियम है, वैसे ही अंग्रेजी में भी नियम है। तो आइए हम बात करते हैं उन अंग्रेजी के नियमों की। कौन कौन से नियम हैं। हाउ आर प्लूरल्स फॉर्म्ड, प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है प्लूरल बनाने का वो है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। एक वचन कोई चीज है उसको हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके साथ एस लगा दिया जाता है। कैसे, बॉय है, बॉयज बन गया, टेबल है, टेबल्स हो गया, कोट है, कोट्स हो गया, डॉलर, डॉलर्स, आउल, आउल्स। ठीक है ना। ये पहला तरीका हुआ अपना बाय एडिंग एस, एस लगा करके प्लूरल बनता है। दूसरा तरीका बाय एडिंग ई एस टू नाउन्स एंडिंग इन एश, एस एच, सी एच और एक्स। ये 4 आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं।
ये जो आपको यहां तक याद रखने हैं। एस किसी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, एस एच लगा हुआ है, सी एच लगा हुआ है या एक्स लगा हुआ है, कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ये आ रहे हैं एस एस एच सी एच एक्स, तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ हम ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल है इसका मास, मासेस, क्या बनेगा इसका, मास मासेस। कैरकेस, कैरकेसेस। डिश, डिशेस। बेंच, बेंचेस। फॉक्स, फॉक्सेस। ठीक है ना, ये इनके साथ हम क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे तो इनका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, S, SH, CH और X याद रखना बच्चों, ये चार हैं जिनके अगर इस किसी वर्ड के लास्ट में ये चारों आए हुए हैं उनका हमें बहुवचन बनाना है तो हम ES लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। चलिए अब एक और लेटर है जो है O। O भी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो हम ES लगाते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहा हूं मैं। O अगर किसी वर्ड के लास्ट में है तो हम ES कैसे लगाएंगे, बुफेलो, बफलो, बफलोज, बफलो, बफलोज। मैंगो, मैंगोज। हीरो, heroes। potato, potatoes। cargo, cargos। echo, ecos। negro, negroes। volcano, volcanoes। अब ये इस नियम के साथ हम जान रहे हैं कि O इनके लास्ट में लगा हुआ है तो हमने साथ में ES लगा दिया और ये प्लूरल बन गया, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, इसके क्या है, इसके अपवाद हैं। इन अपवाद की हम बात कर लेते हैं, जैसे डायनमो, डायनमो, तो डायनमो का प्लूरल सिर्फ S लगा के बनता है, डायनमोस, ES नहीं लगेगा। सोलो सिर्फ S लगेगा, रेशो सिर्फ S लगेगा, कैंटो सिर्फ S लगेगा, मोमेंटो सिर्फ S लगेगा, क्वार्टो S लगेगा, पियानो S लगेगा, फोटो S लगेगा, स्टीरियो S लगेगा, एटसेट्रा। अब ये जो अपवाद हैं ये आपको अच्छे से याद करने होंगे कि इनके साथ सिर्फ S लगता है नहीं कि ES लगता है। डायनमो, सोलो, रेशो, कैंटो, मोमेंटो, क्वार्टो, पियानो, फोटो, स्टीरियो, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके साथ में सिर्फ S लगा करके ही प्लूरलाइज किया जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, आप याद रखेंगे ना। चलिए आगे की बात करते हैं। चेंजिंग Y into IES। Y अगर किसी वर्ड के लास्ट में आया है तो उसको IES में बदल देते हैं, Y हटा देंगे, IES लगा देंगे। Y हटाया, IES लगाया। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बेबी, Y हटाया, IES लगाया, बेबीज बना। चेरी, Y हटाया, IES लगाया, क्या बना, चेरीज। पोनी, Y हटाया, क्या बना, पोनीज। नेवी, क्या बना, NAVIES, नेवीज। डिक्शनरी, Y हटाया, क्या बना, DICTIONARIES, डिक्शनरीज। Y है, Y को हटाएंगे, IES लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बाय चेंजिंग FE into VES, FE है उसको हटा देंगे, क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। जैसे FE, जैसे थी, थी, ये वर्ड है थी, तो इसका F को हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, VES, क्या बन गया, थीव्स, थीव्स बन गया। लीफ, क्या बनेगा, लीव्स। शीफ, क्या बनेगा, शीव्स। वाइफ, वाइव्स। नाइफ, नाइव्स। अब इसका भी एक्सेप्शन है, ये अपवाद ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ब्रीफ है,
तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, ब्रीफ्स, बिलीफ बिलीफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, ग्रीफ ग्रीफ्स, ठीक है ना, गल्फ गल्फ्स, सेफ सेफ्स। ये सेफ कौन सी है, अलमारी जो होती है ना सेफ, वो वाली अलमारी है, सुरक्षित के अर्थ में नहीं है ये। गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, ड्वार्फ का मतलब बोना होता है, ग्रीफ यानी दुख होता है, बिलीफ यानी विश्वास होता है, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉल, इनसाइड वॉल साउंड जो है उसको चेंज करके भी प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन में वॉल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉल साउंड है, ए ई आई ओ यू ये वॉल साउंड है। तो देखिए मैन है, मन, मन बन जाएगा, मैन का मन, मैन मन, ठीक है, ई लगा देंगे। वुमन विमेन, गूज गीज, माउस माइस, फुट फीट, टूथ टीथ, लाउस लाइस। ये कुछ एक एग्जांपल है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपनी नोटबुक में इनको नोट भी कर लीजिए। देखिए धीरे धीरे चीजें आपको समझ में अगर आती जाएंगी, 1 बाय 1 क्लास आप लेते जाएंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। और फिर हम जब थोड़े जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन पे जब हम पहुंचेंगे तो ये चीजें आपको अब बड़ी भी उस समय बहुत सारे काम आएंगी। इसलिए इन चीजों को आप याद जरूर करते चले साथ साथ, ताकि हम ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ सकें और आप पूरी ग्रामर अच्छे से सीख जाओ, ताकि आपको कहीं कभी कोई प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं आएगी। चलिए अब देखिए कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, दो वर्ड से मिलकर के जो नाउन बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। अगर कंपाउंड नाउन है तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड कौन सा होता है, प्रिंसिपल वर्ड यानी जो मुख्य शब्द है उसके साथ एस लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण है वाइस एडमिरल, अब इसमें एडमिरल शब्द मुख्य है, वाइस का मतलब तो उप या फिर सहायक होता है, तो ये तो मुख्य नहीं हो सकता, एडमिरल एक पद है, पोस्ट है, तो ये मुख्य शब्द है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वाइस एडमिरल्स बन गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अब इसमें आप बताइए कौन सा है मुख्य शब्द, इन लॉ थोड़ा ना है, इन लॉ तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ की कर रहे हैं। तो ब्रदर इन लॉ में जो मुख्य शब्द है वो ब्रदर है, तो क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसे कहते हैं, साला, आपने सुना होगा ना। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। कोर्ट मार्शल, अब यहाँ पे कोर्ट मार्शल है, मार्शल मुख्य शब्द नहीं है, कोर्ट मार्शल मुख्य है, तो कोर्ट का हमने क्या बना दिया, कोर्ट्स बना दिया, कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। वैसे लुकर ऑन, तो यहाँ पे लुकर शब्द मुख्य है तो हमने क्या कर दिया, लुकर्स ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो मुख्य शब्द होता है यानी कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसका हम प्लूरल बना देते हैं। चलिए अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे, नाउन में ही हम आगे और काफी सारी चीजें अभी पढ़नी बाकी हैं, तो नाउन का टॉपिक भी अभी चलेगा। तो आप लोग क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं उसको आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी अगर आप क्लास से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सर आप क्लास में ये ऐड कीजिए, ऐसा कीजिए, ये कीजिए, तो आपके सुझाव आप मुझे दे सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन क्लासों का फायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स उठा सकें, इसलिए एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।